Dear students, today we will learn an important topic from first chapter gravitation, and that is gravitational potential energy and escape velocity. First of all, we will discuss about gravitational potential energy. Gravitational potential energy. पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपको मालूम है, तवानाई बिल हवा जिसे कहते हैं, इसके बारे में तो आपको मालूम है. एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स हाइट, पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, हमने पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल देखी इससे पहले की क्लासों में. फॉर एग्जांपल, सपोज एन ऑब्जेक्ट is thrown upwards. एक ऑब्जेक्ट को जो है ऊपर फेंका गया है ना. It reaches height h. height h तक पहुंचा. ठीक है, height h तक पहुंचा. तो height h तक पहुंचने के बाद it stops for a fraction of second. fraction of second के लिए वो वहां पर रुकता है. तो इस पोजीशन में उस ऑब्जेक्ट में, उस स्टोन में जो एनर्जी होती है उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी. इस हालत में, इस पोजीशन में जो एनर्जी होगी उसमें वो पोटेंशियल एनर्जी होगी. ठीक है, तो ये है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन. तो किसी भी शय की उसकी अपनी हालत की वजह से या हाइट की वजह से जो एनर्जी उसमें पाई जाती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी, तवानाई बिल हवा कहते हैं. ठीक है, अब हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे. सपोज एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स. एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया. तो कुव्वत किसने लगाई? हमने लगाई. हमने फेंका पत्थर को, हमने कुव्वत लगाई, तो फोर्स इज अप्लाई, इजंट इट? फोर्स को अप्लाई किया गया और वो h हाइट तक पहुंचा, यानी कि उसमें डिस्प्लेसमेंट h हुआ. तो ये h इज इक्वल टू s होगा. h इज इक्वल टू s होगा. अब यहां पर काम हो रहा है, वर्क इज डन, है ना. जब स्टोन को ऊपर फेंका जाए, स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड्स. तो वर्क होगा, काम होगा. काम का डिफिनेशन हमको मालूम है वर्क का. डिस्प्लेसमेंट, इफ डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. फोर्स हम लगा रहे हैं फेंकने के लिए और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो काम हो रहा है. तो इसका फॉर्मूला F इंटू एस, F इंटू एस. ठीक है, अब ये जो वर्क है, ये वर्क एनर्जी के बराबर होगा. एनर्जी, बिकॉज वर्क इज नथिंग बट एनर्जी. काम क्या है? कुछ और नहीं बल्कि एनर्जी है, क्योंकि टू डू एनी वर्क एनर्जी इज रिक्वायर्ड. कोई भी काम करने के लिए एनर्जी लगती है. एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क. एनर्जी क्या है? काम करने के लिए जो भी हमको कैपेसिटी चाहिए, है ना, वो एनर्जी है. राइट, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. तो वर्क ये एनर्जी के बराबर होगा. राइट, अब एनर्जी ये दो टाइप की होगी. एनर्जी कितने टाइप की होगी? दो टाइप की होती है. एक तो पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी काइनेटिक एनर्जी.
पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो स्टोन है, ठीक है, इसमें कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो वो होती है जो बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, मोशन की वजह से जो पैदा होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब यहां पर है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ये स्टैटिक है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए इस पोजीशन में कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये भी पोटेंशियल एनर्जी इसके बराबर होगी F इंटू एस, राइट। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है F का अगर हम फार्मूला देखें तो F इज इक्वल टू ma, है ना, ma, और ये जो S इज इक्वल टू h। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है F इज रिप्लेस बाय ma, सिंस F इज इक्वल टू ma। F का फार्मूला क्या है? फोर्स का ma है, इसलिए हमने F की जगह क्या लिख दिया? ma लिख दिया। और S h के बराबर है, हटाओ इसके बराबर है, ऊंचाई के बराबर है, इसलिए S की जगह h लिख दिया। अब जब ग्रेविटी ऐड करती है, अब इसके ऊपर ग्रेविटी ऐड कर रही है तो a इज रिप्लेस बाय g, a की जगह क्या आ जाएगा? g। तो ये फार्मूला हो जाएगा mgh, है ना, a इज इक्वल टू g। अपवर्ड मोशन डाउनवर्ड मोशन के लिए हम क्या करते हैं? a की जगह g लिखते हैं। तो ये mgh हो गया, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mgh। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, क्योंकि ग्रेविटी एक्ट कर रही है यहां पर। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है उसकी वेलोसिटी कम होती है ना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है कुछ देर के लिए, इसलिए हम इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जो पोटेंशियल एनर्जी इसमें पैदा हो रही है स्टोन में, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये स्मॉलर हाइट्स के लिए है। कौन से हाइट के लिए है? स्मॉलर हाइट्स, फॉर स्मॉलर हाइट्स, फॉर स्मॉलर हाइट्स, स्मॉलर हाइट्स के लिए। और सरफेस पर h0 होता है यहाँ सरफेस पर, सरफेस, ठीक है, सरफेस है ये, सरफेस h इज इक्वल टू 0, सरफेस पर, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी सरफेस पर? 0 होगी, क्योंकि हाइट 0 है। जब हाइट 0 होगी तो mg से मल्टीप्लाई करेंगे हम 0 को, तो 0 ही आएगा। और इन्फाइनाइट लेवल पर, इन्फाइनाइट लेवल, इन्फाइनाइट हाइट, एट इन्फाइनाइट हाइट, एट इन्फाइनाइट हाइट, इन्फाइनाइट हाइट यानी लामहदूद फासले पर, बहुत दूर, ला इंफिनिटी, वहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। क्यों 0 होगी? सोचिए थोड़ा। क्योंकि g की वैल्यू 0 होती है, ग्रेविटी एक्ट नहीं करती है इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। ग्रेविटी कब तक, कहां तक अमल करेगी? ग्रेविटी कहां तक अमल कर दी? उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वहां तक ही वो अमल करेगी, उसके बाद अमल नहीं करेगी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। तो g 0 होगा। जब g 0 होगा, mh चाहे कुछ भी हो, मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 ही आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 सिंस g इज इक्वल टू 0, राइट। अब और एक फार्मूला देखेंगे हम, न्यू फार्मूला, न्यू फार्मूला, न्यू फार्मूला, न्यू फार्मूला जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। अभी आप हाई स्कूल लेवल पर तो यही फॉर्मूला यूज करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए, mgh, राइट। अभी आपको बता रहा है कि फासला अगर
कम हो तो mgh इस्तेमाल करेंगे, राइट। अर्थ पर, जमीन पर जीरो होगी पोटेंशियल एनर्जी, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पर भी जीरो होगी पोटेंशियल एनर्जी। अब ये न्यू फॉर्मूला क्या है देखिए, पोटेंशियल एनर्जी का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का न्यू फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस GMM अपॉन R प्लस H। अब ये फार्मूला, इसका जो डेरिवेशन है, ये आपको 10th 9th के सिलेबस में नहीं है, तो इसका जो डेरिवेशन है कि फार्मूला कहां से आया, कैसे बना, ये आप अगले 11th 12th स्टैंडर्ड में देखेंगे, है ना। ये G तो मालूम है आपको, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M मास ऑफ द प्लैनेट, और ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये R रेडियस ऑफ द प्लैनेट, और H हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। अब ये माइनस क्या है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्यों हो रही है, माइनस इसलिए हो रही है क्योंकि सरफेस पर जीरो है, सरफेस पर जीरो है। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ग्रेविटी कम होती जाती है, ग्रेविटी कम होती जा रही है, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी भी कम होती जाएगी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी भी कम होती जाएगी, जीरो से कम, यहां जीरो, और ऊपर जैसे जैसे जा रहे कम हो रही है। जीरो से कम का मतलब क्या है, माइनस। तो यहां से यहां तक जो भी होता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस अगर है, समझिए ये जीरो होगी, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, और इन्फिनिटी पर भी जीरो होगी पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं हम, ये डिक्रीज होगी, डिक्रीज, राइट, क्योंकि ग्रेविटी डिक्रीज हो रही है ना, ग्रेविटी डिक्रीज हो रही है, तो फिर क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। ग्रेविटी जब डिक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होना चाहिए। जीरो से ऊपर जाते जाते समय पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो जीरो से डिक्रीजिंग वैल्यूज कौन से है, माइनस के, है ना, -1 -2, ये जीरो से कम वैल्यू है, डिक्रीजिंग वैल्यू, इसलिए ये माइनस पोटेंशियल एनर्जी माइनस ली जाती है, इसीलिए ये माइनस लिया गया है यहां पर, ठीक है, आया समझ में। अब हम और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी। सपोज ए स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड्स, एक स्टोन को ऊपर फेंका गया, ऊपर फेंका गया, हाइट h या s बोलिए, डिस्प्लेसमेंट s हुआ, जो कि हाइट है। अब यहां पर वेलोसिटी डिक्रीज होती है, वेलोसिटी डिक्रीजेस, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, बिकॉज वर्क इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींच रहा है और काम अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है ना, तो उसकी रफ्तार धीरे धीरे कम होती जाएगी एंड फाइनली बिकम जीरो, और आखिरकार जीरो हो जाएगी। तो यहां पर भी जीरो होता है, भी जीरो होता है, और ऊपर जाते वक्त हम ग्रेविटी को क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं, माइनस जी लेते हैं, ए इज इक्वल टू माइनस जी, है ना, ए इज इक्वल टू माइनस जी। जब स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड्स, पत्थर को ऊपर फेंका गया, ए इज इक्वल टू माइनस जी, और इसकी बी जीरो, कम होते 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 वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। कौन सी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, राइट, फाइनल वेलोसिटी।
फाइनल वेलोसिटी, फाइनल v, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0, है ना। तो अब न्यूटन का जो थर्ड इक्वेशन है मोशन का, वो हम उसमें क्या चेंजेस होते हैं देखेंगे। न्यूटन्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs। देयरफॉर v स्क्वायर 0 स्क्वायर, v 0 है, याद रखिए, है ना। उस पोजीशन में जब वो रुक जाता है v 0, फाइनल वेलोसिटी 0, u स्क्वायर, u है इनिशियल वेलोसिटी, जब वो नीचे से ऊपर गया तो नीचे से ऊपर जाते समय कितनी वेलोसिटी थी उसकी, इनिशियल वेलोसिटी u, वो 0 नहीं है। और ये 2 माइनस g इंटू एस, अब g माइनस g लिखूंगा क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क हो रहा है। देयरफॉर अब ये u स्क्वायर में लेफ्ट में लिखूंगा तो माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gs, है ना, माइनस 2gs, राइट। Therefore u square is equal to u square is equal to, या s is equal to, सॉरी हम s की वैल्यू निकालेंगे यहां पर, s is equal to माइनस u स्क्वायर अपॉन माइनस u स्क्वायर अपॉन माइनस 2g। Therefore s is equal to u स्क्वायर अपॉन 2g। राइट। तो ये जो इक्वेशन आया हमारा, इस इक्वेशन से ये साबित होता है कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी और ये जो हाइट है, डिस्प्लेसमेंट, दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। इसका मतलब ये है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी अगर ज्यादा होगी तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा होगी इनिशियल वेलोसिटी वो डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा होगा, यानी हाइट उतनी ज्यादा होगी, यानी वो उतनी ऊपर जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी वो ऑब्जेक्ट उतनी ज्यादा ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर हमको मैक्सिमम हाइट पर पहुंचाना है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करना है, मैक्सिमम डिस्प्लेस करना है, तो हमको मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए। सपोज हमको ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट डिस्टेंस पर लेकर जाना है ना, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर लेकर जाना है जहां पर g की वैल्यू 0 होती है, g की वैल्यू 0 होती है। इनफाइनाइट डिस्टेंस पर लेकर जाना है तो ये जो हमको इनिशियल वेलोसिटी है ये हमको मैक्सिमम करनी पड़ेगी, मैक्सिमम से मैक्सिमम करना पड़ेगी, तो वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाएगा जहां पर g 0 हो जाएगा। तो फिर ग्रेविटी एक्ट नहीं करेगी, जमीन की जो ग्रेविटी है उसके ऊपर एक्ट नहीं करेगी, है ना। तो देखिए ये जो वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम इनिशियल वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केप फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी, उसी को एस्केप वेलोसिटी हम कहते हैं, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है u की, अगर मैक्सिमम हो जाए, मैक्सिमम होते होते एक ऐसे स्टेज पर पहुंच जाए
जहां पर ऑब्जेक्ट ग्रेविटी को ओवरकम कर ले। इनिशियल वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते एक ऐसा स्टेज आएगा कि डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा। तब क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट नीचे नहीं गिरेगा, है ना, वो ओवरकम कर लेगा। अर्थ का जो डाउनवर्ड पुल है उसको ओवरकम कर लेगा और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से एस्केप हो जाएगा, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से बाहर हो जाएगा। तो ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी है रिक्वायर्ड टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, अब इसका जो डिफिनेशन है आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं कि किताब में वगैरह देखकर। मैं आपको यहां पर फिर भी लिख कर देता हूं। Above a particular value of initial velocity, above a particular value of initial velocity, the object overcome the downward pull, and can escape the Earth's gravitational force. This velocity is called escape velocity. इसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। जब इनिशियल वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते एक ऐसा स्टेज आ जाए कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर पहुंच जाए और डाउनवर्ड पुल को ओवरकम कर ले और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से एस्केप हो जाए, तो उस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, एस्केप वेलोसिटी कहेंगे, जिसको उर्दू में गुरेज शकली रफ्तार कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं एस्केप वेलोसिटी को, गुरेज शकली रफ्तार। ठीक है, अब ये एस्केप वेलोसिटी का हम फार्मूला डिराइव करेंगे। एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला डिराइव करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये जो लॉ है उसकी मदद से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये एक लॉ है, उसकी मदद से हम डिराइव करेंगे। ठीक है, on earth surface काइनेटिक एनर्जी, अर्थ की जो सरफेस है, सरफेस पर तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है ना, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv स्क्वायर, राइट। और पोटेंशियल एनर्जी माइनस GMM अपॉन R। सरफेस पर R प्लस H नहीं लिखा है पर, अगर सरफेस से कुछ हाइट पर है तो R प्लस H लिखिए, लेकिन सरफेस पर है तो सिर्फ रेडियस लेंगे, सिर्फ R लिखा मैं। ठीक, अब टोटल एनर्जी E, टोटल एनर्जी E1 इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस GMM अपॉन R। ये होगा अर्थ सरफेस पर, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, इनफाइनाइट डिस्टेंस देखिए, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चल जाने के बाद V 0 हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी।
काइनेटिक एनर्जी 0 सिंस V is equal to 0, राइट। V0 यहां जैसा V0 था, इनफाइनाइट डिस्टेंस के पर चल जाने के बाद उस पोजीशन पर, है ना, V0 इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी पर V0 होगी, राइट। V0 और पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस GMM इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी लेंगे हम, यहां पर R लिए थे, जमीन का रेडियस, अब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो डिस्टेंस कितना लेंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। और ये भी 0 होगा, ये भी 0। अब क्यों 0 भाई, इसमें से तो कोई भी वैल्यू 0 नहीं है, फिर 0 क्यों ले रहे, बिकॉज G 0, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, सिंस G is equal to 0। टोटल एनर्जी E2 is equal to 0। अब टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट। टोटल एनर्जी E2 is equal to काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है, तो टोटल एनर्जी E2 लिए हम उसको, वो भी 0 हो जाएगी, 0 प्लस 0 0, राइट। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो E1 E2 के बराबर होगा, E1 इज इक्वल टू E2। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, E1 हमारा यहां पर है हाफ mv स्क्वायर माइनस GMM अपॉन R इज इक्वल टू E2 0। तो फिर m और m कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल ये 1/2 इधर राइट साइड में हो जाएगा 2 और माइनस GM बाय R, माइनस GM बाय R जो है राइट साइड में GM अपॉन R हो जाएगा, GM अपॉन R। तो फिर v इज इक्वल टू ये v स्क्वायर, अब v इसका स्क्वायर रूट बोले तो अंडर रूट 2GM बाय R। अगर हम इसमें चेंजेस करना चाहे, g का फॉर्मूला जो है GM बाय R स्क्वायर, उसके जरिए, तो फिर ये v हो जाता है v इज इक्वल टू अंडर रूट 2GR, ठीक है, अंडर रूट 2GR। कैसा बतलाता मैं, अंडर रूट 2GR, अंडर रूट 2 और ये g स्मॉल g का फॉर्मूला क्या है, GM बाय R स्क्वायर, GM बाय R स्क्वायर, फिर ये R का R, ये R इसमें का एक R कैंसिल हो जाए तो क्या रहेगा फिर हमारे पास 2GM बाय R, 2GM बाय R। तो ये और ये दोनों सेम है, समझ में आया। अगर हम इनके वैल्यू रखें, स्मॉल जी की वैल्यू रखें और R की वैल्यू अगर रखें हम, तो ये वेलोसिटी की वैल्यू जो आएगी हमारे पास, ठीक है, वो आएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो यही वेलोसिटी है एस्केप वेलोसिटी, v एस्केप ऐसा लिखते हैं इसको, v एस्केप, ESC का मतलब एस्केप का शॉर्ट फॉर्म। तो v एस्केप 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है।
इससे अगर एक्सीड कर जाए वेलोसिटी तो फिर ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट वो अर्थ के डाउनवर्ड पुल को ओवरकम करेगा। अर्थ की जो सकली कुव्वत है, ठीक है, अब उस पर अमल नहीं करेगी और वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा। जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स, जमीन की सकली कुव्वत उस पर अमल नहीं करेगी। तो उसके लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए? इतनी वेलोसिटी से ज्यादा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड क्रॉस कर लेना। एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर, ये अगर वेलोसिटी अगर हो तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए। ठीक है, तो होप यू हैव गॉट today's important points, and here we have finished our chapter, first chapter. In the next period we will start our second lesson. Write down notes of first lesson. I will take test on this chapter, to get prepared yourself for the first test. We will meet in the next period. Goodbye.